प्रॉपर्टीज आर, कौन सी प्रॉपर्टीज थी बच्चे इक्विवेलेंस क्लास रिलेशन के लिए होने के लिए, बताओ। इट शुड बी रिफ्लेक्सिव, इट शुड बी सिमेट्रिक, and it should be transitive. When any relation follow all these properties, then only we can say that this relation is in a equivalence relation. Likewise, in the same way, we have a partial order relation. So there is a slight difference between the equivalence relation and the partial order relation, is that in this relation, in the partial order relation, any relation should follow reflexivity and the transitivity, which is already are a part of equivalence relation also, but there is a slight change in the symmetric part. Here in the symmetric, we are using the anti-symmetric property. Okay, तो anti-symmetric property में क्या था हमारे पास कि सिमेट्रिक, देखो याद करो कि क्या हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सिमेट्रिक वो होते हैं अगर मेरे किसी रिलेशन में 1 2 है तो भाई 2 होना ही चाहिए, राइट। तो ये प्रॉपर्टी हमने सिमेट्रिक में देखी थी। और अगर डायगोनल एलिमेंट अगर आपके रिलेशन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, तो डायगोनल एलिमेंट्स अलाउड थे। अब सिमेट्रिक का दुश्मन कौन था? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्या कहा कि भाई 1 2 है ना, तो 2 1 तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये चीज मैं अलाउड नहीं करूंगा। प्लस और मैं क्या अलाउड नहीं करूंगा, मैं डायगोनल एलिमेंट्स को भी अलाउड नहीं करूंगा, क्योंकि इसका भी तो उल्टा वही होता है। तो ये चीज, ये दोनों की ही चीज अलाउड नहीं है। अब एंटी सिमेट्रिक एक तरह से इनके बीच में यहाँ पर लाई करता है। वो क्या कहता है, ना मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, कुछ मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, कुछ मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, कुछ मैं सिमेट्रिक की बात सुनूंगा, कुछ मैं एसिमेट्रिक की बात सुनूंगा। सिमेट्रिक की एसिमेट्रिक की बात तो उसने ये सुनी, एंटी सिमेट्रिक। सो द नेम ऑफ दिस रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक की उसने ये बात सुनी कि भाई अगर किसी रिलेशन में 1 2 है तो मैं भी तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, मैं 2 1 को यहाँ पर अलाउ नहीं करूंगा, बट अगर डायगोनल एलिमेंट हैं तो मैं उनको अलाउ करूंगा। तो ये कहानी किसकी थी? एंटी सिमेट्रिक की। ये थी सिमेट्रिक, ये है एसिमेट्रिक और ये है एंटी सिमेट्रिक। तो ये कहता है कि पार्शियल ऑर्डर वो रिलेशन होता है जिसके अंदर रिफ्लेक्सिबिलिटी, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। दिस इज जस्ट अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। तो अगर मोटा मोटा अगर हम देखें तो बेसिकली क्या कह रहा है देखते हैं। अच्छा, now listen. We are talking about the equivalence relation, right? So equivalence relation, and the second one is your partial order. So equivalence relation are those who will follow reflexibility, symmetric and transitive. और पार्शियल के लिए हमें क्या चीजें देखनी है? वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अब मुझे ये बता दो कि ऐसा आप में से कोई बच्चा है जो मुझे ये चाहता, वो जो ये चाहता है कि मुझे रिफ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल दे दो या एंटी सिमेट्रिक का एग्जांपल दे दो या ट्रांजिटिव कैसे होता है? किसी को अब तक इतना डाउट है? नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन कर लो। उसके बाद फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी दे दूंगी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो कहाँ पर अप्लाई और कैसे होगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ कि एक रिलेशन है, ठीक है। ये आपको क्या दिया हुआ है? एक रिलेशन दिया हुआ है। सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं आपके? एक्स वाई जेड है। तो ये पूछ रहा है
ये तो क्वेश्चन चलो इसका तो रिलेटेड नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के बीच का आपको रिलेशन आपको बता देगा। अब मुझे बता दो ए बी सी डी, आपको देख के क्या लग रहा है कि ये कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? जल्दी से देखते हैं कौन बताता है पहले। देखो और बी। बताओ। है एक सेकेंड, तो क्या आंसर आया बताओ? बी होगा मैम। बी सब? Okay, so now let's see. So this is something xy. Let's see for the symmetric first, then we will jump to the anti-symmetric. So xy, तो हमें सिमेट्रिक के लिए क्या देखना है कि बाई एक्स भी होना चाहिए। तो क्या कहीं पर बाई एक्स है? नहीं भाई, बाई एक्स ही नहीं। तो शुरू में ही अगर ये फॉलो नहीं कर रहा तो हम कहेंगे कि सिमेट्रिक तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये वाला तो और ये वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब हम एंटी सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। तो एंटी सिमेट्रिक ने क्या कहा था, अगर एक्स वाई है तो भाई वाई एक्स को तो मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा, बट हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि एक्स और वाई भाई जो है मतलब डायगोनल्स को अलाउ कर सकता हूँ। तो आप ये देखो देखो डायगोनल्स तो कहीं पर है ही नहीं। अब यहाँ देखो, अब मुझे देखना एक्स जेड है, तो यहाँ पर जेड एक्स भी यहाँ पर आ रहा है। तो क्या ये चीज अलाउड थी एंटी सिमेट्रिक में? बच्चे अलाउड थी बताओ, बोलो अब, तब तो बीवी चिल्ला रहे थे। कोई बताएगा मुझे कि समझ में आया या नहीं आया? आ गया मैम, डी ऑप्शन। आ गया ना, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक ने तो मैंने बोला तो था कि सिमेट्रिक का जो दुश्मन है वो ए सिमेट्रिक है। उसने तो स्पेशली बोल दिया अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स तो नहीं, ये कह रहा है वाई एक्स होना चाहिए, ये कह रहा है एक्स वाई है तो वाई एक्स तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इस एंटी सिमेट्रिक कह रहा है, मैं एक बीच की बात करता हूँ कि भाई एक्स वाई है, मैं ये सिमेट्रिक की बात से एग्री कर रहा हूँ कि भाई ये वाली चीज मैं भी नहीं अलाउ करूंगा, बट मैं ये अलाउ कर लूंगा जो ये अलाउ करता है। ये क्या अलाउ करता है? डायगोनल एलिमेंट्स को अलाउ करता है। तो एंटी सिमेट्रिक ये कहता है। तो इसलिए हम मैं ये कहूंगी कि आंसर इसका क्या है, आर इज नीदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक। समझ में आया क्या पढ़ रहे हैं हम? ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ कि भाई कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हो गए, ये आप एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी आपको एक बार एज अ होमवर्क आपको मैं दे रही हूँ। कोई आर और एस कोई अलग से एक सेट लेना और उसको इक्विवेलेंस रिलेशन में देखना कि भाई अगर आप यूनियन कर रहे हो तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है नहीं। कुछ इस तरह से करके देखना कि आर की वैल्यूज मैंने जैसे ये ली, फिर एस की वैल्यू मैंने कुछ 5 6 7 ले ली, फिर इनका यूनियन करके देखो कि यूनियन कितना आएगा, 1 2 3 5 6 7। फिर मतलब सॉरी रिलेशन लेना है ना, तो 1 और 2 5 और 6 कुछ इस तरह से करके देखना, फिर उनको यूनियन निकाल के देखना, फिर देखना यूनियन इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर इंटरसेक्शन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड देन लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो खुद से थोड़ा दिमाग लगाना। उसके बाद
ये क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आपको। ये क्या कहता है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ क्लास में। ये कुछ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में, ये मैं आपको क्लास में करवा चुकी थी कि फाइनाइट सेट क्या होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट क्या होता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स होते हैं। तो नाउ लेट्स जंप टू दी फंक्शंस पार्ट। तो फंक्शंस होते क्या है, आज हम ये स्टार्ट करें नया टॉपिक। ठीक है, तो ये देखो आप कि फंक्शंस बेसिकली होते क्या है। हम्म So basically, they are saying that this is just a definition of the functions, is that functions are widely used in science and in most fields of mathematics. ये तो हम देख ही रहे हैं कि हमारे mathematics में functions की use हो रहे हैं. But आगे जब आप research वगैरह के लिए जाओगे, in that case also functions का बहुत ज़्यादा usage आपको आगे आगे आने वाले time में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा. It has been said that functions are central objects of investigation in most fields of mathematics. इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि जब भी किसी के बीच में हमें रिलेशन देखना पड़ता है, कौन किसके साथ रिलेशनशिप है, मतलब रिलेशनशिप मतलब लिंक है, या फिर उसकी वो एलिमेंट उसके साथ क्या है। जैसे कि मैं कह रही हूँ एक एक रिलेशन बना हुआ है 1 और 2 का, तो एक सेट है 1, एक सेट है, एक सेट, इस बात का ये मतलब है कि आपके पास 2 सेट है। जैसे मैं कह रही हूँ एक सेट तो है नंबर्स का, नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। एक सेट है आपका अल्फाबेट्स का ABCD एंड ऑल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मुझे ये देखना है कि ये इस मेरे इस कौन सा नेचुरल नंबर किस वाले ये जो अल्फाबेट्स के साथ लिंक अप है। ठीक है, तो इस तरह के जो अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी कौन का किसके साथ रिलेशन है, तो उसमें उस केस में हमें क्या चाहिए, हम फंक्शन का यूसेज करते हैं। तो ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन थी कि बेसिकली फंक्शंस होते क्या हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये कह रहा है कि एक सेट है 1 2 3 4 5, मतलब एक सेट, ये एक सेट बोल रहा है। तो एक सेट है जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स हैं। ये कह रहा है एक वाई एक सेट है जिसके अंदर 2 3 4 5 6 7 है। अब ये कह रहा है जब हम x और y की क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब सबको सबके साथ लिंक करके एक हम वो बनाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। और रिलेशन, ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रिलेशन जो उसका होता है सबसेट होता है या इसके बराबर होता है। देखो इस बात का क्या मतलब है, इससे एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। छोटा एग्जाम्पल लेते तो बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे मैं कह रही हूँ x के अंदर 1 और 2 है, ठीक है, 2 एलिमेंट्स है। y के अंदर मैं बोल रही हूँ 3 और 4 है। तो इसका बात का मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि x के अंदर एक सेट है जिसके अंदर x एक सेट है जिसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट है। ये कह रहा है y एक एलिमेंट है जिसके अंदर 3 और 4 है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको रिलेशन समझ में नहीं आया ना तो आप फंक्शन को भूल जाओ, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नहीं तो ऐसा होता है आपके सिलेबस के अंदर कि कहीं फंक्शन लिखा होता है, कहीं पर रिलेशन, कहीं सेट। तो वो पागल नहीं है करने वाले कि पहले उन्होंने लिखा है सेट, फिर उन्होंने लिखा है रिलेशन, और फिर लिखा है उन्होंने फंक्शन। इट मीन्स दैट सेट से आप रिलेशन पे आओगे, रिलेशन से फिर फंक्शन पे आओगे। तो ये एक कड़ी है जो आपको इस तरह से आपको पढ़ना है, इसलिए मैं आपको हर चीज लिंक करके बता रही हूँ। सेट वाली ये चीज हम सेट में पढ़ चुके हैं कि 2 एलिमेंट्स है, मतलब एक सेट है जिसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट्स है। एक सेट वाई है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 और 4। अब मुझे इनका क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर लिखा है x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई मतलब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है इस सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा, पेयरिंग बनाएगा। मीन्स दैट 1 3 से कनेक्ट होगा तो 1 4 से भी कनेक्ट होगा, 2 3 से भी कनेक्टेड होगा, 2 4 से भी कनेक्टेड होगा। तो अब हमें क्या बनाना है, इनका टोटल रिलेशन देखने क्या क्या होंगे। तो 1 3 से कनेक्टेड हुआ, 2 4 से कनेक्ट हुआ, ठीक है, ओ सॉरी, हाँ 2 4 से कर लो, फिर 1 4 से कनेक्ट हुआ और 2 3 से कनेक्ट होगा। तो आप मुझे ये बताओ, क्या इससे ज्यादा कोई और रिलेशन बन सकता है इनके बीच में? बताओ, बन सकता है? क्या ये मैक्सिमम है? नो मैम। नहीं बन सकता। तो मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि ये x इंटू वाई का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक मैक्सिमम जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पेयरिंग बनेंगे, उसका आप मुझे कैसे बताओगे? मैं बता चुकी थी जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था मैंने। 2 कितने raised होते to हैं? the power n. नहीं, वो रिलेशन होते हैं।
वो वाली चीज हो रही है आप लोगों के साथ। तो जो पिछली क्लास में पढ़ाया उसका तो 40% याद है, जो उससे पिछली बारी में पढ़ाया तो 0% याद है उसका, क्योंकि रिवाइज नहीं कर रहे हो। आप मैं पूछ ये क्या रहे हो? आप पूछ क्या रहे हो दोबारा? अच्छा सुनो, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब मैं x और y का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगी ना, तो इसके अंदर अगर x के अंदर अगर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेट है जिसके अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और एक y एक ऐसा सेट है जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ, जब मैं x और y का क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगी, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स m होंगे? into द n। कार्डिनलिटी m इंटू, हाँ इतनी सी बात मैं पूछ रही थी। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है बच्चे? 2। इसमें कितने एलिमेंट्स है? इसमें भी 2 है। तो 2 इंटू 2 मतलब टोटल कितने होने चाहिए एलिमेंट? 4। तो 4 ही पॉसिबल होंगे, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होंगे। तो ये 1 2 3 4, हाँ जी 4 पॉसिबल है। अब मैंने देखो एक ये चीज यहाँ पर लिखी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है कि जो रिलेशन होता है ना, वो या तो सबसेट होगा या उसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एक्स इंटू वाई। मतलब कि ये कि उस या तो इनमें से हम कुछ वैल्यूज को चूज कर सकते हैं, या फिर हम सारी की सारी को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, देखो ये वाला कंसेप्ट ना अब फंक्शंस के अंदर यूज होगा। ये जो लॉजिक है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये अब आगे यूज होगा। लॉजिक क्या है कि ये हमारे पास इतने सारे पेयर की मेरे पास चॉइस है, तो हर एलिमेंट को उठाने के लिए, हर पेयर को उठाने के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है बच्चे? 2 चॉइस है। 2 चॉइस कौन सी? या तो मैं इसको चूज करूं, इस वाले पेयर को 1 और 3 को, या मैं इसको चूज ना ही करूं। मेरे पास 2 चॉइस है, चूज करूं या ना करूं, दो चॉइस। यहाँ पर भी 2 चॉइस है, यहाँ भी 2 चॉइस है, यहाँ भी 2 चॉइस है। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल होंगे उस केस में? मैं कहूंगी मेरे पास 2 चॉइस है। अच्छा, किन के बीच में चॉइस है? जितने नंबर ऑफ पेयर्स मेरे पास अवेलेबल है। कितने नंबर ऑफ पेयर्स अवेलेबल है? 4 2 raised पेयर्स to the अवेलेबल। power m into n। हाँ, तो 2 रेज टू पावर m इंटू n, इतने नंबर ऑफ में रिलेशन पॉसिबल है। अब आपको पूरी चीज समझ में आई, कंसेप्ट समझ में आया कि हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन अभी यहाँ पर चूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बट कितने एलिमेंट्स को चूज कर सकते हैं? 2 रेज टू पावर m इंटू n। ये कंसेप्ट अब आपको फंक्शंस के अंदर भी यूज होगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट मैं आपको कहूंगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन कहीं से आता है ना, या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी, बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वहां तक रह के सीमित रह जाते हैं, जहां पर सिर्फ वो ज्यादा से ज्यादा आपसे ये पूछ लेंगे 1 to 1, 1 to many, मतलब सॉरी ऑन टू फंक्शंस, बाइजेक्टिव फंक्शंस, तो इस तरह की जो डेफिनेशंस है, और उनके एग्जाम्पल दे वांट टू आस्क फ्रॉम यू गाइस, राइट? पर अगर हम इस चीज को, फंक्शंस को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ें, और अगर हम ये देखें कि फंक्शंस का यूसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आगे आने वाले टाइम में कहाँ यूज होगा, तो दे गिव मोर फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ अ कंसेप्ट। वो मैं अभी आपको साथ के साथ करवाऊंगी। आपको साथ के साथ में हर उस एरिया तक मैं आपको लेके जाऊंगी जहां तक ये क्वेश्चन, इस रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ताकि आपको हर एक पॉसिबल आइडिया हो कि बेसिकली होता क्या है फंक्शंस। ठीक है, तो अब ये देखते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर अब आप मुझे ये बताओगे, क्या ये एक रिलेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? ये डायग्राम देखो, ये कह रहा है एक्स, शुरू से देखते हैं, सेट से शुरू करते हैं, फिर रिलेशन पे आते हैं, फिर फंक्शन पे आते हैं। तो इस तरह से हम, हमारे क्या होगा कि हमारी स्टार्टिंग से लेके अब तक पूरा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि देखो जी, एक्स एक एलिमेंट, एक्स एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। ये कह रहा है वाई भी एक ऐसा ही सेट है जिसके अंदर 2 3 4 5 6 7, ये सारे क्या है? एलिमेंट। अब 1 की पेयरिंग 2 से हुई है, 2 की पेयरिंग 3 से हुई है, 3 की पेयरिंग पेयरिंग किसी से भी नहीं हुई है, 3 खाली है, 4 भी खाली है, 5 की पेयरिंग एक से ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ हुई है। यहाँ पर 6 ऐसा बच गया जिसकी पेयरिंग कहीं से नहीं हुई। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स एक सेट है जिसके अंदर 1 से लेके 5 तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ऐसा लिख सकती हूँ। वाई एक, ये मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि आज अब तक जब तक हमने सेट और रिलेशन पढ़ा, हमने इस नोटेशन में हमने काम किया है। बट अब हम किस नोटेशन में काम करेंगे? फंक्शंस में इस नोटेशन में काम करेंगे। तो मैं ये कहूंगी, मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहती हूँ कि इस नोटेशन में लिखना या इस नोटेशन में लिखना बात एक ही है। बस तरीका क्या है? y के अंदर कौन से एलिमेंट है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। ये एलिमेंट्स किसमें है? x और y के अंदर।
अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे रिलेशन बनाना है, रिलेशन यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है एरोज की फॉर्म में। तो देखो रिलेशन के अंदर क्या क्या पेयरिंग है, 1 की 2 से पेयरिंग है, एग्री। फिर कोमा 2 की 3 से पेयरिंग है, 3 की किसी के साथ पेयरिंग नहीं है, 4 की किसी के साथ पेयरिंग नहीं है, 5 की बहुत सारी पेयरिंग है, 5 की 4 से भी पेयरिंग है, 5 की 5 से भी पेयरिंग है, और 5 की 7 से भी पेयरिंग है। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा, गॉट इट। अब बच्चे चलो अब साथ के साथ हम ना अपना पुराना कंसेप्ट भी एक बार साथ के साथ क्लियर करते हैं, फिर फंक्शन के साथ इसको जोड़ेंगे। अब मुझे बताओ क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, फटाफट है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? सोचने वाली तो बात ही नहीं है बच्चे, रिफ्लेक्सिव है या नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ 5 और 5 की इमेज है, बाकी 1 2 3 4 की इमेज कौन बना के देगा? तो नहीं है। सिमेट्रिक बताओ जल्दी से, सिमेट्रिक है या नहीं है? एक ही बच्चा रिप्लाई कर रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हो भाई? 1 2 अगर है तो 2 1 भी होना चाहिए, क्या 2 1 है? नहीं है, तो भाई तुम भी नहीं हो। एसिमेट्रिक कह रहा है अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, और कोई भी डायगोनल एलिमेंट मुझे दिखना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को ढूंढेंगे। वो चीज सबसे आसान है, क्योंकि 5 और 5 डायगोनल एलिमेंट दिख गया है तो देखते ही कह देंगे एसिमेट्रिक तो है नहीं। चलो जी एंटी सिमेट्रिक पे आते हैं। एंटी सिमेट्रिक कह रहा है कि मैं डायगोनल एलिमेंट्स को बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो ठीक है, बर्दाश्त कर सकता है तो ठीक है। बट 1 2 है तो 2 1 को आप बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो 2 1 कहीं पर है, नहीं है। अब देखो 2 3 का क्या 3 2 है? नहीं है। 5 4 का क्या 4 5 है? नहीं है। 5 7 का क्या 7 5 है? नहीं है। इट मींस एंटी सिमेट्रिक है। अब आई बात समझ में? फिर कह रहे हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कहता है अगर 1 2 है और फिर 2 3, ट्रांजिटिव अगर भी 1 नहीं है। 2 से, अगर 1 2 से है 2 3 से, तो 1 3 भी होना चाहिए, नहीं है। तो मैं कहूंगी भाई ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ एंटी सिमेट्रिक है। अच्छा एक और रह गया, इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव ये क्या कहता है कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ डायगोनल एलिमेंट्स को, एक भी डायगोनल एलिमेंट्स मुझे दिखना नहीं चाहिए आपके रिलेशन में। बट आप कहोगे कि 5 और 5 तो डायगोनल एलिमेंट आपको दिख रहा है, तो भाई ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ एंटी सिमेट्रिक है, जो मैंने आपको एज ए एग्जांपल इसमें समझाया है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि क्या ये एक फंक्शन है या नहीं। ये कहानी तो हम अब तक पढ़ चुके हैं, सेट क्या होता है, रिलेशन फंक्शन क्या है, होता है। फंक्शन है मैम। फंक्शन है। वैसे तो मैंने आपको फंक्शंस की आपको अभी डेफिनेशन बताई नहीं है, जस्ट आपको ये बताया कि फंक्शंस यूज कहाँ पर होते हैं, डेफिनेशन अभी मैं बताऊंगी आपको। तो देखो इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर किसी के साथ भी पेयर नहीं हो रहे हैं, कुछ यहाँ पर पेयरिंग है जो यहाँ पर नहीं हो रही है। तो पहले हम ये देखते हैं कि फंक्शंस की बेसिक कंडीशन है क्या, और किस बेसिस पे हम ये देखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर फंक्शन है या नहीं। ठीक है, फिर आप जज कर सकते हो कि ये फंक्शन है या नहीं। तो देखो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो देखो ये क्या बोलता है, ये कह रहा है इन मैथमेटिक्स अ फंक्शन इज अ रिलेशन। एक ये फंक्शन एक रिलेशन है बिटवीन सेट दैट एसोसिएट, मतलब ये कह रहा है कि इस तरह से कोई सेट होगा, उनके बीच का कुछ रिलेशंस होंगे उनके बीच के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर से फिर हम क्या निकालेंगे, फंक्शंस निकालेंगे। आई बात समझ में? इस लाइन का मतलब ये है, to every element of first set exactly one element of the second set। ये कह रहा है कि इधर का एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ एग्जैक्टली एक के साथ तो मिला होना चाहिए, मतलब ऐसा भी ऐसा एलिमेंट इसके अंदर नहीं होना चाहिए जो किसी और के साथ कनेक्ट ना हो, जो जस्ट वेला बैठा हो यहाँ पर खाली, ऐसा चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी जो ये डेफिनेशन ये कह रही है कि अ रिलेशन एफ from set A to set B is called function if each element of A is mapped with a unique element on B, unique element of B, got it। तो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर वापस आओ, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, अगर अभी भी समझ नहीं आई डेफिनेशन तो कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे डेफिनेशन वो एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शंस होते क्या। एक बार इनिशियल पर्पस के लिए इतना समझना बहुत जरूरी है कि इधर के सारे एलिमेंट इससे मिलने होने चाहिए। तो ये इसका 1 तो इसके साथ है, 2 वाला इसके साथ है, 3 वाला किसी से भी नहीं है, 4 वाला किसी के साथ भी नहीं है। ठीक है, 5 वाला बहुत सारों के साथ है,
तो वी कैन से दैट अभी स्टार्टिंग उसके लिए हम ये कह सकते हैं अभी 3 4 किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, तो एट सम पॉइंट मैं कह सकती हूँ कि फंक्शंस ये तो भाई फंक्शन तो है नहीं, रिलेशन तो दिख रहा है स्टार्टिंग डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, समझ में आई बात? चलो कोई बात नहीं, अब आगे और देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर और समझ में आ जाएगा ये क्या कहते हैं। क्या ये रिलेशन है? क्या ये एक वो है, फंक्शन है? अच्छा एक काम करो, 10 मिनट में ये खत बंद नो होने मैम। वाला है, तो आप एक बार ये वो ले लो, अटेंडेंस ले लो। ले लेना, मुझे सेंड भी कर देना। तो अब मुझे ये बताओ पहले तो